सभी का स्वागत करता हूं एसएसबी कोचिंग एकेडमी भिवानी के अंदर। साथियों, हिंदी की हमारी क्लास है। हिंदी की पहले वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था एक बहुत ही शानदार टॉपिक, नाम था उसका शब्द। क्या नाम था? शब्द। उसके अंदर हमने जाना था कि शब्द क्या होता है, शब्द किसको कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शब्द, सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण के बारे में पढ़ा था। वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, जो वर्ण होते हैं उन्हीं वर्णों के मेल से, उन्हीं वर्णों को जोड़ने से एक प्लस एक यानी कि वर्ण हमारे हो गए दो। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे ये है एक वर्ण मेरे पास फ, वैसे व्यंजन है एक वर्ण फ, प्लस में एक वर्ण में और इसके अंदर शामिल करता हूं ल। तो दो वर्ण इसके अंदर हो गए, एक फ और एक ल। तो दो वर्णों के मेल से मैंने दोनों को जोड़ा तो मेरे पास एक शब्द, एक इकाई बनी, उसका नाम बन गया फल। ल। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। ल, फल बन गया। इसी प्रकार मैं बनाता हूं कि मैं प्लस न, ये क्या बन गया? मन। दो या दो से अधिक सब वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। दो, ये तो होगी दो वर्णों की सार्थक इकाई। इसी प्रकार हम तीन वर्णों की इकाई भी बना सकते हैं। जैसे मैं कह दूं आपसे कमल, एक दो तीन, कमल। दो या दो से अधिक, मैं न, एक दो दो, कमल या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। ठीक है, तो वर्णों को मिलाने से जो प्रक्रिया बनती है, जो शब्द रचना होती है, उन्हीं को शब्द कहते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। अब साथियों, मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द वैसे तो कई प्रकार के होते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर होते हैं, एक रचना के आधार पर होते हैं कि रचना की जाती है तो शब्दों की रचना कैसे होती है। अर्थों के आधार पर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। रूपांतरण के आधार पर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सार्थक शब्द, और नंबर दो, निरर्थक शब्द। नंबर एक सार्थक शब्द, नंबर दो निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे फल, फल, तो मैंने एक शब्द लिखा फल, इसका कोई अर्थ निकलता है। फल मतलब कोई खाने का पदार्थ है, तो फल क्या है? एक सार्थक शब्द है। मैं कह दूं कि फल की बजाय मैं लिख दूं पेड़, पेड़, ये भी एक सार्थक शब्द है। इस शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उनको सार्थक शब्द कहा जाता है। निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द
जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थहीन शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पेड़, मैं कह दूं कि भाई मैंने लिख दिया पेशन, पेशर, फलम, धूष, ऐसे शब्द अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये कोई शब्द ही नहीं, ये क्या लिख दिया सर ने, पेशन, पेशर, धूष, फलम, लेकिन शब्द तो है। एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन, शब्द तो है। शब्द क्या कहता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी इकाई शब्द कहलाती है। शब्द तो है ये, लेकिन शब्द किस प्रकार के हैं? शब्द निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं है, इसका प्रयोग हम किसी भी चीज में कर नहीं सकते। शब्द तो है, इसके अंदर दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण है, लेकिन किसी के अंदर इसका प्रयोग नहीं हो सकता। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, चाहे उसका अर्थ कुछ भी होता है, हवा, पानी, खाना पीना, उठना बैठना, बैठना, पेन, नहाना धोना, बोर्ड, घड़ी, मोबाइल, जितने भी चीजें हैं, जितने भी नाम है, जो भी वस्तु है, कोई भी चीज, कोई भी ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ होता है तो उनको हम सार्थक शब्द कहेंगे। कोई भी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उनको हम निरर्थक शब्द कहेंगे। ठीक है साथियों, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अगली बात देखें, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं। ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं, अर्थात जिन शब्दों में दो शब्दों का योग है, यौगिक शब्द, जिन शब्दों में दो शब्दों का योग है। इसकी पहचान ये है कि इसके अंदर आपको दो शब्द मिलेंगे, दोनों सार्थक शब्द होंगे। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं। मैं आपसे बोल दूं कि गंगा जल, मैंने शब्द आपके पास एक ही लिखा है, गंगा जल, अब इसके खंड सार्थक है या नहीं, तो इसका पता कैसे चलेगा? इसके हम खंड बना के देखेंगे, इनके खंड सार्थक है या नहीं। तो मैंने देखा कि गंगा कैसा शब्द है, सार्थक है कि निरर्थक है? तो जी सार्थक शब्द है गंगा, और ये है जल, जल भी कैसा शब्द है, सार्थक शब्द है। तो ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं उनको हम कहेंगे यौगिक शब्द। जो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। नंबर दो, रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं। ऐसे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे हमने यौगिक किया था, यौगिक के खंड सार्थक होंगे, और ऐसे शब्द जिनके खंड निरर्थक होंगे, जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, रूढ़ शब्द होते तो है सार्थक शब्द, लेकिन अगर हम उनके वर्णों को अलग अलग करेंगे, उनके बाकी हिस्सों को अलग अलग करेंगे, तो वो अर्थहीन होंगे, उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होगा। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं कि घोड़ा, घोड़ा तो एक अर्थपूर्ण शब्द है, इसका एक अर्थ निकलता है, एक सार्थक शब्द है,
लेकिन ये कहता क्या है कि रूढ़ शब्द मैं तभी बनूंगा जब मेरे खंड निरर्थक होंगे। तो हम देखते हैं इनके खंड कैसे हैं। एक तो इसका खंड हो गया घो, दूसरा इसका शब्द हो गया अड़ा, तो घोड़ा। ना तो घोड़ा, घोड़े के अंदर जो घो है इसका कोई अर्थ है, ना अड़ा का कोई अर्थ है। तो ये खंड कैसे हैं? खंड निरर्थक है। दोनों को मिला के अगर शब्द बनाया तो सार्थक शब्द बना। ऐसे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं उसको क्या कहेंगे? हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई शब्द मैं लिख दूं कि कोई भी शब्द ले लो, मैंने लिख दिया फूल, अब इसके मैं खंड देखूंगा, खंड इसके सार्थक कैसे होंगे? होंगे ही नहीं। फू ले, तो ये क्या है? ये इसके निरर्थक खंड हैं। ऐसे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द जिसके अंदर दो सार्थक शब्द जुड़े होते हैं, दो सार्थक शब्दों का योग होता है, ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं। नंबर 3 देखे साथियों, योग रूढ़ शब्द। पहले हमने यौगिक किया, उसके बाद हमने रूढ़ शब्द देखा, अब है योग रूढ़। मतलब इसमें यौगिक भी है और रूढ़ भी है। अगर इन दोनों की परिभाषा हम देखते हैं तो इस दृष्टि से हमें योग रूढ़ के अंदर दोनों प्रकार के शब्द मिलेंगे। यौगिक यानी कि इसके अंदर हमें एक खंड सार्थक भी मिलेगा, रूढ़ शब्द जिनके खंड निरर्थक यानी कि इसके अंदर एक खंड हमें निरर्थक भी मिल सकता है। तो ऐसे शब्द, अब इसकी परिभाषा देखें साथियों। ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताते हैं या प्रयोग होते हैं किसी विशेष अर्थ के लिए। ठीक है, ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताते हैं। जैसे मैंने लिया है पंकज, इसका मैं खंड करके देखता हूं तो पंक और जय। अगर मैं पंकज शब्द की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? मतलब है कीचड़ से उत्पन्न। पंकज हम लोग बोलते हैं, कई लड़कों का नाम होता है पंकज, तो पंकज शब्द का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न। कि भाई कोई भी चीज हो सकती है जिसका जन्म कीचड़ से हुआ है, लेकिन पंकज ऐसा शब्द है जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ के कोई विशेष अर्थ बताने की कोशिश करता है। हम पंकज नाम कहेंगे तो हम पंकज को कीचड़ से संबंधित नहीं कहेंगे। पंकज इसका मतलब होता है कमल का फूल। पंकज का मतलब कमल का फूल। तो पंकज शब्द का अर्थ कुछ और है और पंकज शब्द किसी विशेष चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसा शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाता है, जो अपना विशेष अर्थ छोड़ के, जो अपना उसका जो खुद का अर्थ है, अपना अर्थ छोड़ के जो कोई विशेष अर्थ बताता है उसको योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है साथियों, जैसे होता भाई बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। दशानन, जैसे दशानन, दशानन अर्थ की मैं बात करूं तो दशानन का अर्थ क्या है? 10 आनन, 10 सिर, सिरों की संख्या कितनी, पर 10 आनन इसका अर्थ तो हो गया 10 सिर, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि विशेष अर्थ बोला जाएगा। इसका अर्थ है रावण, जिसके 10 सिर हैं। कौन? रावण। तो दशानन अपना अर्थ नहीं बताता, ये दशानन ये एक विशेष के लिए प्रयोग होता है, विशेष व्यक्ति। कौन? रावण। तो ऐसे शब्द जो अपना विशेष अर्थ छोड़कर, जो अपना अर्थ छोड़ के कोई विशेष अर्थ
बताते हैं विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबा है उदर जिसका लंबोदर। लंबोदर शब्द का मतलब यह है कि जिसका पेट बड़ा है, जिसका उदर लंबा है। लेकिन यह प्रयोग किसके लिए होता है? यह सिर्फ एक ही के लिए प्रयोग होता है, गणेश भगवान जी के लिए, गणेश के लिए प्रयोग होता है। तो ऐसे शब्द जो अपना अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द ऐसे शब्दों का योग, सार्थक शब्दों का योग जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल दोनों सार्थक शब्द हैं, इसके खंड सार्थक हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं, रूढ़ शब्द। और योगरूढ़ शब्द जो अपना अर्थ छोड़ के कोई विशेष अर्थ बताते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखें। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। देखो भाई, नंबर 1 तत्सम शब्द, तत्सम शब्द एक एक करके हम लोग देखेंगे। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो देखें, संस्कृत के शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। तत्सम शब्द, इसको हम लोग अगर मोटा मोटी भाषा में बोलते हैं तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द, बात खत्म। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द, बात खत्म। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, मतलब जैसे वो संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं वैसे के वैसे सेम टू सेम हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पुष्प, पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल। फूल की मैं बात नहीं करूंगा, मैं पुष्प की बात करता हूं। पुष्प संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या हम लोग इसको हिंदी में प्रयोग नहीं करते? करते हैं। रमेश फूल तोड़ता है, इसकी बजाय हम कह सकते हैं रमेश पुष्प तोड़ता है। गलत नहीं होगा। पुष्प संस्कृत का शब्द है लेकिन प्रयोग हिंदी में भी होता है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वो तत्सम शब्द। जैसे है अग्नि, बिल्कुल तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। जैसे है रात्रि, तत्सम शब्द है। जैसे है प्रेम, तत्सम शब्द है। तो आई थिंक आप समझे होंगे कि संस्कृत के शब्द ही तत्सम शब्द कहलाते हैं, जिन शब्दों को संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है और संस्कृत के जो शब्द हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के, उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द का हमारा पहला अंग ये था तत्सम शब्द। दूसरा शब्द है साथियों तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव इसका मतलब होता है उससे होना। किससे होना? संस्कृत से होना। संस्कृत भाषा के विकृत शब्द, संस्कृत भाषा के विकृत शब्द। हमने तत्सम शब्द देख लिए। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं वैसे के वैसे हम लोग हिंदी भाषा में यूज कर सकते हैं। अब तद्भव शब्द है
संस्कृत के विकृत शब्द, मतलब थे वो संस्कृत भाषा के शब्द, लेकिन अब वो विकृत हो चुके हैं, उनका रूप बदल चुका है समय के अनुसार, अनेक भाषाओं के अनुसार या अपभ्रंश के अनुसार, कि कोई शब्द था पहले कुछ और, अब बन गया कुछ और। तो संस्कृत भाषा के विकृत शब्द जिनका परिवर्तन हो चुका है, जो वर्तमान में बदल चुके हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे भाई पुष्प है, आज हम लोग पुष्प की जगह पे फूल का प्रयोग करते हैं, हम लिखते हैं फूल। तो फूल क्या है? एक तद्भव शब्द है। फूल संस्कृत का शब्द नहीं है। जो संस्कृत का शब्द नहीं है और हिंदी में हम उसको प्रयोग करते हैं, अर्थात जो संस्कृत का विकृत शब्द है, जिसका अपभ्रंश हो गया, जो समय के अनुसार बदल चुका है, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में अग्नि, जैसे आज हम लोग कहते हैं आग, तो आग अग्नि का ही तद्भव है। अग्नि एक तत्सम शब्द था, आग तद्भव शब्द है। मैंने लिखा था रात्रि, तो मैं इसको लिख सकता हूं रात। संस्कृत का विकृत शब्द बन गया, रात्रि का हमने बना दिया रात। समय के अनुसार, अपभ्रंश के अनुसार ये शब्द पहले रात्रि था, अब बदल चुका है, अब इसको हम रात बोलते हैं, रात लिखते हैं। ठीक है। प्रेम, मैं इसको कह सकता हूं प्यार, पहले प्रेम बोलते थे। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। जैसे संस्कृत में लगाओ मयूर, मतलब मोर। ठीक है। अन्न संस्कृत का शब्द है, अनाज तद्भव शब्द है। ठीक है। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में। तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जो विकृत हो चुके हैं, जिनका रूप बदल चुका है, उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है साथियों। अगला पॉइंट देखते हैं, नंबर 3। नंबर 3 पे हम रखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द, इसके अंदर ना मैं किताबी बात करता हूं कि आप लोग किसी किताब से पढ़ो, ना मैं कोई ऐसा नोट्स प्रेफर करता हूं कि आप इस चीज में से देखो। मैं बिल्कुल आपको ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। देशज शब्द, देशज शब्द, इसकी मैं सिंपल सी आपको बात बता दूं। संस्कृत को छोड़कर, संस्कृत को छोड़कर देश की अन्य भाषाओं या घरेलू बोलियों से जो शब्द हिंदी में शामिल किए गए हैं, जो शब्द हिंदी में शामिल किए गए हैं, ठीक है। संस्कृत की तो हमने बात की है। संस्कृत भाषा के शब्द तो तत्सम होंगे, और संस्कृत वाले जो बदल चुके हैं वो तद्भव शब्द होंगे। अब संस्कृत भाषा को छोड़ के, ठीक है, अगर संस्कृत आ गई तो फिर काहे का तद्भव, काहे का देशज। ठीक है। तो संस्कृत भाषा को छोड़कर देश की अन्य भाषाओं या अन्य घरेलू बोलियों से जो शब्द हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखें, जैसे आपने सुना होगा लोटा, लुटिया, ये कैसे शब्द हैं? ये हमारे देशज शब्द हैं। जैसे आपने पानी सुना होगा, पानी होता है, एक जल होता है, लेकिन पानी मतलब इसका पानी है, मतलब इसका जल है पानी, लेकिन आया कहां से है? आया ये है घरेलू बोलियों से। जैसे हम हरियाणा के अंदर हरियाणवी भाषा का प्रयोग करते हैं, हरियाणवी भाषा भी हिंदी की उपभाषा है, तो उसी के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पानी हिंदी में भी हम लोग लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन कहां से आए हैं? ये संस्कृत से तो आए नहीं।
तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा को छोड़कर देश की अन्य भाषाओं या बोलियों से लिए गए हैं, हिंदी में शामिल हुए हैं, तो उनको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। नंबर 4 देखें साथियों, विदेशज शब्द। विदेशज शब्द नाम से ही पता हो गया, विदेशज मतलब विदेशी। विदेशी कौन? दूसरे देश का। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से लिए गए हैं। ऐसे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। शामिल किए गए हैं, तो क्या हम कह सकते हैं इनको? बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे भाई बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको मिलेंगे। क्या होता है? टिकट एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द है टिकट, लेकिन हम लोग बड़े शौक से इसको हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? ये विदेशज शब्द है। विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में शामिल किए गए हैं वो शब्द विदेशज कहलाते हैं। जैसे ट्रेन। ट्रेन मतलब होता है ट्रेन का रेलगाड़ी। ट्रेन है इंग्लिश का शब्द, लेकिन हिंदी में लिखते हैं ट्रेन। तो ये ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। और शब्द की बात करूं मैं, आराम हिंदी में बोला जाता है। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, हिंदी में यूज किए जाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। अगला देखें साथियों, नंबर 5। नंबर 5 संकर शब्द। नंबर 5 संकर शब्द। ठीक है भाई, आप लोगों के याद रहने के लिए मैं बता दूं शिव शंकर। मैं कह दूं कि शिव शंकर या शिव पार्वती या शिव शक्ति। शंकर शब्द, शंकर शब्द शिव शंकर, शिव पार्वती, शिव शक्ति। तो शंकर शब्द में हम लोग दो शब्द शामिल कर सकते हैं। इसी तरह मैं बता दूं, शंकर शब्द ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे भाई शिव शंकर, शिव पार्वती, शिव शक्ति। आपने कई फोटो के अंदर देखा होगा, आधे भगवान शिव आधी माता पार्वती, तो दोनों का एक ही रूप दिखाई देता है ना। तो उसी तरह आप लोग याद कर सकते हो संकर शब्द ऐसे शब्द जो दो भाषाओं को मिलाकर बनाए जाते हैं, जिसमें दो शब्द होंगे, दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं के होंगे, दो भाषाओं से मिलकर बने हैं। जैसे टिकट घर शब्द है, टिकट घर। टिकट क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। घर क्या है? हिंदी का शब्द। तो इसमें दो भाषा है कि नहीं है? वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का शब्द है, गांठ हिंदी का शब्द है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर दो भाषाएं मिलाई गई हैं। तो ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं, इनके अंदर आपको दो शब्द मिलेंगे। एक शब्द अलग भाषा का होगा, एक शब्द अलग भाषा का होगा। दो अलग अलग भाषाओं के दो शब्द इनके अंदर मिलेंगे और दोनों शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। ऐसे शब्दों को हम लोग कहेंगे क्या? संकर शब्द। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर साथियों शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशज शब्द और नंबर 5 संकर शब्द। आशा करता हूं कि यहां तक बात आपको समझ आई होगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं शब्द के अगले प्रकार की। देखिए साथियों,
रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अब जी एक नई चीज और देखने को मिल गई हमें, रूपांतरण। क्या है रूपांतरण? रूपांतरण मतलब रूप परिवर्तन होना, उसका रूप बदल जाना। रूपांतरण के आधार पर शब्द क्या है? शब्द दो प्रकार के। नंबर एक, विकारी शब्द, और भाई नंबर दो, अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्द। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको पता है विकार का मतलब? जी विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब होता है बदलाव, रूपांतरण। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, विकारी शब्द। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर रूपांतरित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। ठीक है, विकारी शब्द। विकार का मतलब परिवर्तन होना। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर बदल जाते हैं या रूपांतरित हो जाते हैं, विकारी शब्द। अविकारी मतलब विकारी, और अविकारी मतलब अपरिवर्तित, जिसके अंदर परिवर्तन ना हो। तो इसके अंदर देखें, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी, अविकारी। विकार का मतलब परिवर्तन, विकार का मतलब बदलाव। तो ऐसे शब्द जो बदल जाते हैं किसकी वजह से? या उसके अंदर लिंग परिवर्तन हुआ है, या उसके अंदर वचन परिवर्तन हुआ है, या उसके अंदर कारक का परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे शब्द जो बदल जाते हैं, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर बदल जाते हैं या उनका रूपांतरित हो जाता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता, जो कि त्यों रहते हैं, इनको हम अविकारी शब्द कहेंगे। विकारी शब्द जैसे भाई लड़का, लड़का। लड़का कैसा शब्द है? लड़का एक विकारी शब्द है। क्या लड़का बदल सकता है? लड़का बदल सकता है? तो शब्द के आधार पर, हिंदी व्याकरण के आधार पर लड़का बदल सकता है। ठीक है, वैसे रियल में पता नहीं लड़का बदलता है या नहीं बदलता, वो मेरे को पता नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि लड़का बदल सकता है। अगर इसका मैं लिंग परिवर्तन करूं तो लड़का है इसका लड़की हो जाएगा। अगर इसका वचन परिवर्तन करूं तो लड़का इसका लड़के हो जाएगा। तो लड़का एक विकारी शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे राजा शब्द है राजा, तो राजा का रानी हो जाएगा। इसका मतलब राजा कैसा शब्द है, ये भी बदल सकता है, इसका भी परिवर्तन हो सकता है। बेटा, बेटा का बेटी हो सकता है, बेटा का बेटे हो सकता है, ये बदल सकता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन जिनके अंदर नहीं आता, अविकारी शब्द।
इनमें ज्यादातर तो विशेषण शब्द भी आते हैं, ज्यादातर विशेषण शब्द आता है। जैसे मैं रंगों की बात करूं, कोई भी रंग है, मैं कह दूं कि लाल, लाल, हरा, काला, पीला, नीला, क्या रंगों का कोई बदलाव हो सकता है? लाल, ठीक है, पीला, अगर ये है पीला तो पीला है पीली हो सकता है, पीला का पीली भी हो सकता है, पीला का पीले भी हो सकता है। तो रंगों में ऐसे अगर मिल जाए आपको जिनका लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिनका बदलाव हो जाता है, आप लोग बदल के देखना, अगर बदलाव होता है तो उसके अंदर भाई हम लोग उसको विकारी शब्द कहेंगे। अगर बदलाव नहीं होता तो वो हमारा अविकारी शब्द है। मैं कह दूं कि भाई तेज, घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज, क्या तेज शब्द कभी बदल सकता है? नहीं बदलता। तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, धीरे का धीरी बन जाएगा? नहीं बनेगा। धीरे का धीरो बन जाएगा? नहीं बनेगा। जैसे है शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। एक शब्द होता है आस, आस, आस का आसो बन सकता है? नहीं बन सकता। आस का आस ही बन सकता? नहीं। मोर बदलेगा? मोर का मोर ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो भाई बदल जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं, ऐसे शब्द जो नहीं बदलते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो साथियों ये किया हम लोगों ने शब्द। आशा करता हूं कि शब्द का पूरा टॉपिक, इससे बाहर शब्द के अंदर कुछ भी नहीं बचता, बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया है। इससे बाहर शब्द में कुछ नहीं बचता। शब्द कैसे होते हैं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कैसे शब्द होते हैं। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।